एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब लाइट मेटल पे फॉल करती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड वो इलेक्ट्रॉन एक करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। शुद्ध हिंदी में बोले तो लाइट से बिजली बनाना, ठीक है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि क्या क्या होता है, फिर उस पर सब लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यही सब हमें करना है। पहले हमें देखना है एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, फिर उससे क्या क्या निकला और फिर वो क्यों निकला, ठीक है, और क्यों नहीं निकला, दो सब चीज़ें, राइट। दैट इज अवर टुडे शेड्यूल। तो पहले तो सेटअप। एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड मीन्स वैक्यूम है अंदर, ठीक है। वैक्यूम क्यों? अगर बाई चांस कोई गैस होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उससे टकराएंगे तो एक्चुअल स्टडी नहीं हो पाएगी। तो एग्जैक्ट स्टडी करने के लिए एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, उसमें एक विंडो, लाइट एंटर करने के लिए। इस विंडो पे यहाँ क्वार्ट्ज, हाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उससे। अब गैस के मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराएंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्ट एनर्जी क्या है, समझ गए, राइट। ये एक क्वार्ट्ज विंडो, इधर से लाइट एंटर करेगी। क्वार्ट्ज इज ए ट्रांसपेरेंट, जैसे डायमंड होता है ऐसे क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट होता है, करेक्ट। यहाँ पे एक मेटल प्लेट, इसको हम बोलते हैं एमीटर। व्हाट इज कॉल्ड? एमीटर। ए करके बोल देते हैं, समटाइम्स वी से एनोड ऑल्सो, राइट। यहां पे एक और मेटल प्लेट, ये कलेक्टर, इसको सी बोल देते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इधर जाएंगे और इस प्लेट पे आके मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, उधर एंटर किया। अब हमें एक कंप्लीट सर्किट चाहिए सो दैट करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। करंट तो तभी फ्लो होता है ना जब कंप्लीट सर्किट होता है, बिना कंप्लीट सर्किट के करंट कब फ्लो होता है? पढ़ाया था। कैपेसिटर के जो बीच में दो होते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। चलो एनीवे, तुम्हारी याददाश्त मेरे से भी ख़राब है। मेरी याददाश्त तो ऐसी है कि लाइक मैंने सुबह क्या किया था वो याद नहीं रहता मुझे। अब क्योंकि करंट फ्लो होगा तो नापने के लिए एक मीटर चाहिए और बहुत ज़्यादा करंट नहीं होता तो म्यू ए मतलब माइक्रो एमीटर, एक बैटरी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच, अजीब सा स्विच, इसको क्रॉस स्विच बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं, क्रॉस स्विच भी बोलते हैं और कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इधर उधर हो जाता है, यानी ये डंडा इधर इधर कनेक्ट हो गया और उल्टा भी कर सकते हैं, इधर उधर भी। तो इससे क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो नहा के क्यों नहीं आया भाई? वेरिएबल सप्लाई, वेरिएबल सप्लाई, ठीक है। और ये दो डंडे वाली है तो मतलब डीसी, और इसलिए बता रहा हूं, पिछली क्लास में किसी ने मेरे से पूछा था ये एसी है कि डीसी है? डीसी है। दो डंडे वाली डीसी होती है और वेव टाइप वाली एसी होती है, ऐसी वाली एसी होती है, राइट। इसको एसी बोलते हैं,
तो ये डीसी सप्लाई और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उस क्लास में यही बोल दिया ये वेरिएबल सप्लाई है। तो समबडी आस्क्ड मी सर वेरिएबल तो एसी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, दो डंडे हैं तो डीसी है और डीसी वेरिएबल हो सकती है, वोल्टेज चेंज ही तो करनी है हमें। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर किस लिए? वोल्टेज नापने के लिए। ये सिंपल सा सेटअप, एंड इसको क्या नाम देंगे? कम्यूटेटर। आज छुट्टी थी स्कूल की, इसलिए कोई नहीं नहाया, है ना। आज स्कूल की छुट्टी थी तो कोई भी नहीं नहाया, है ना। कई लोग हैं हाँ हो गया। ये सेटअप था, ये सेटअप, इधर से लाइट आई, ये लाइट आके इस पे फॉल की। दीज आर रेडिएशन। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, आई इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सेटअप समझ में आ गया? ठीक है, करेक्ट। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? लाइट डाली, एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकले, वो मूव करके सी पे पहुंचे, एंड बीइंग सर्किट कंप्लीट तो एमीटर में रीडिंग आ गई। तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट हैज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं कहीं पे लाइट वर्ड यूज करूंगा, कहीं पे रेडिएशन वर्ड, वो मेरे से हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। बट ओवरऑल मीनिंग इज रेडिएशन, ठीक है। इट कैन बी डन बाय द लाइट और हायर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी में फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ जाते हैं। सो द एक्सपेरिमेंट कैन बी डन बाय दैट, राइट। नाउ ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन और फिर उनका एक्सप्लेनेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट, नो emission below a certain frequency of radiation. No emission below a certain frequency of radiation. अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो एमिशन नहीं होता है, राइट। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डिफाइन करना हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच एमिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे नहीं होगा तो दिस बिकम व्हाट? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे एमिशन हो रहा है। समझ में आया? दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। क्यों हो रहा है वो अभी बात करेंगे, ठीक है। रेडिएशन डालें, फ्रीक्वेंसी कम करते गए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे एमिशन नहीं हो रहा, राइट। सेकेंड, emission process is instantaneous emission process at frequency greater than equal to nu naught is instantaneous। यानी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा है तो एमिशन इंस्टेंटेनियस है, और व्हाट वी कैन से अगर एमिशन है तो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। सो हाउ वी विल गेट द ऑब्जर्वेशन? हमने लाइट डाली, या तो एमिशन होगा या नहीं होगा, जो भी होगा इंस्टेंटली होगा, करेक्ट। थर्ड, कीपिंग न्यू एंड आई
न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी. आई इज व्हाट? इंटेंसिटी. करेक्ट. ऑन इंक्रीजिंग positive potential at collector, राइट. हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, और अब क्या हम चेंज कर रहे हैं? पोटेंशियल. वो वेरिएबल सप्लाई हमने इसीलिए लगाई थी क्योंकि हमें पोटेंशियल चेंज करना है. और कौन सा पोटेंशियल दे रहे हैं? पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास एक कम्यूटेटर है, स्विच है, जो उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकता है. तो पहले हम पॉजिटिव पोटेंशियल देके इंक्रीज करेंगे और फिर नेगेटिव पोटेंशियल देके इंक्रीज करेंगे. नेगेटिव में इंक्रीज मतलब -10 से -20, -30, -40. पॉजिटिव में इंक्रीज मीन्स +10 से +20, +30 एंड सो ऑन, राइट. ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एट कलेक्टर, करंट इंक्रीजेस to a certain value और इसको हम बोलते हैं कॉल्ड सैचुरेशन करंट. कॉल्ड सैचुरेशन करंट. एंड इसको हम स्मॉल आई नॉट से डिनोट करेंगे सैचुरेशन करंट को. करंट इंक्रीजेस टू ए सर्टेन वैल्यू एंड उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट. एंड देन बिकम कांस्टेंट. एंड देन बिकम कांस्टेंट, राइट. करंट बढ़ी और फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो गए, राइट. मैं ग्राफ बना रहा हूं, अभी नहीं बनाना, पूरा ग्राफ बन जाएगा तब बनाना. राइट. पॉजिटिव जीरो पोटेंशियल है तो भी करंट है, जीरो पोटेंशियल है तो भी करंट है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगी एंड फाइनली ये कांस्टेंट हो गई. एंड दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड वो सैचुरेशन करंट, राइट. ये I और ये V. ये तो हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल में, ठीक है. On increasing negative potential, अब हमने क्या किया? पोटेंशियल को नेगेटिव किया. On increasing negative potential at C, current decreases and become 0 at certain negative potential, at certain negative potential called stopping potential, called stopping potential. और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V नॉट से डिनोट करेंगे. V नॉट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इट इज इन नेगेटिव. ओके, तो अब हमने क्या किया? पोटेंशियल को नेगेटिव में इंक्रीज किया. नेगेटिव में इंक्रीज मींस इस साइड. तो करंट डिक्रीज होता गया एंड फाइनली इट बिकम 0 एट ए पोटेंशियल कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. राइट, बात समझ में आ गई? ठीक है. सैचुरेशन कब होता है किसी भी चीज का? जब मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, यानी उसके बाद और स्पेस ही नहीं है, ठीक है, तो हम बोलते हैं सैचुरेट हो गया. करेक्ट. तो इसमें सैचुरेशन क्यों होगा? इसमें दो फिनोमेना है. वन इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो मेटल से हो रहा है और पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? उसकी एनर्जी को कम ज्यादा कर रहे हैं. ठीक है, सोचो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होगा? मूवमेंट फास्टर हो जाएगा. ठीक है, तो एक हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन और एक हो गया रेट ऑफ शिफ्टिंग.
या रेट ऑफ मूवमेंट या रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं। रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इफ 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर बीइंग प्रोड्यूस, तो 100 से ज़्यादा ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई द करंट गेट सैचुरेट, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसका पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, उसका लाइट के पैरामीटर से लेना देना है। ठीक है, अब बंद क्यों हुई करंट? हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया, देन व्हाट विल हैपन? ये रिटार्ड होगा, तो स्लो डाउन हो जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो कम होती जाएगी। ठीक है, एंड धीरे धीरे अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, इजंट इट? और जब स्टॉप हो गया तो करंट जीरो। होप सो समझ में आया? इक्वल हो सकते हैं, राइट? इतना समझ गए? नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, on keeping frequency constant, on keeping frequency constant, on increasing intensity, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी इंक्रीज किया, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, saturation current increases but stopping potential remains same. राइट जो सैचुरेशन करंट है वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। तो दो तरीके से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। वन, दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस सैचुरेशन करंट, ओके, एंड दिस इज लीनियर ग्राफ। ठीक है, दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एंड दूसरा पोटेंशियल वर्सेस बना सकते हैं, करेक्ट, लाइक this is one of the graph, this is another graph, and this is another graph, that is at intensity I1, I2, I3, and this is stopping potential, ये potential और ये current। तो in this case I3 is greater than I2 is greater than I1। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं और इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो ग्राफ इस टाइप से चेंज होगा ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। राइट, दिस इज पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ, दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ। कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं एंड फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, एंड वेयर एवर वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इट इज ऑब्वियसली ऑफ द रेडिएशंस। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी stopping potential increases, stopping potential increases while in saturation current remains same। ठीक है, so it will be like this, the one
ठीक है, ये nu1, nu2, nu3, then obviously nu3 greater than nu2 greater than nu1, and obviously all intensities are same क्योंकि they are meeting at a common point. ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 3. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा. और once we set the stopping potential, it's understood it is in negative. Right? ठीक है, अब इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन. इससे कंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं. जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है. मींस वी नीड मोर एनर्जी टू स्टॉप इट. दैट मींस एनर्जी हैज बीन इंक्रीज्ड. ठीक है, वन फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ही हो गया. सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्योंकि करंट, मैक्सिमम करंट कितना है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे. यानी मैक्सिमम करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो दिस इज द इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ द सम फैक्टर्स. राइट? सो दैट इज व्हाट इज कंक्लूजन. एक मिनट, एक और बना लेते हैं. फिफ्थ, graph between nu and V naught. Nu is what? Frequency and stopping potential. Is found linear. Is found linear for different metals. Slope of graph is same. Like this is a graph. ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल. ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल तभी होता है जब एमिशन होता है. तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक तो एमिशन हो ही नहीं रहा ना. वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये फॉर मेटल ए. एंड व्हेन वी ड्रॉ फॉर द मेटल बी, व्हाट वी फाइंड अ पैरेलल लाइन. When we draw for the metal C, what we find? Another parallel line. ठीक है. So here work function of A is less than work function of B is less than work function of C. ठीक है. So this conclude that जो threshold frequency है वो कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है. ठीक है. जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Right? Now, conclusions. First, emission.
इफ देयर, अगर है तो, ठीक है, इज इंस्टेंटेनियस। राइट। सेकेंड, saturation current depend on intensity and independent of frequency। और ये सब कुछ एक बार पढ़ लेना घर जाके, बहुत छोटा सा है सब कुछ, 2-4 बातें दिमाग में डालने की जरूरत है, सब कुछ अपने आप एक्सप्लेन होता है। सैचुरेशन करंट एंड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। थर्ड, एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, एंड अगेन मैं बोल रहा हूं जहां भी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी लिख रहा हूं दैट इज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटेंसिटी कर देते हैं। डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, दीज आर द बेसिक कंक्लूजन। पूरा सिस्टम में यही मिला ना, सब कुछ करने के बाद, इसके अलावा कुछ मिला नहीं, ठीक है। अब यही हमें एक्सप्लेन करना है 2 तरीके से, पार्टिकल थ्योरी से, वेव थ्योरी से, करेक्ट। छाप लिया, हो गया सबका? थक गए? ठीक है, चलो थोड़ा और थकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑन बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी। मोर ओवर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ रह भी जाएगा तो उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा। बाकी समझ गए ना? जो भी रह जाएगा उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो देर आर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, करीब 25 क्वेश्चन होंगे, वो करके आने हैं। ऑल एनसीईआरटी तो गूगल पे मिल ही जाएंगे, है ना। देयर आर सम जिनको हैबिट है गूगल करने की, और सर्च करने के लिए बताया तो एक्सरसाइज दिस मच करके डालना तो सारे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब बस एक चीज़ देख लेना, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं ना उसके नहीं होते, वो बुक में मिलेंगे, उसके इंटरनेट पे नहीं होते, वो बुक में होते हैं, बुक भी होगी। कितने बेशरम लोग हो, एक बार भी ये नहीं बोला नहीं हम खुद कर लेंगे। सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव मिल जाते हैं वो एक अलग बात है, बट ऐसे रेडीमेड नहीं मिलते कि पूरी की पूरी शीट आ जाए सामने कि सारे के सारे एक साथ, वो ढूंढने पड़ते हैं एक एक करके। वो थोड़ा अच्छा ऐसे भी होता है, फोटो खींच के भी होता है? फोटो से टेक्स्ट भी सर्च कर लेता है, मेरे को दिखा के जाना। फिर मैं देखूंगा बिना, ये तो इजी हो गया, वैसे तो टाइप करना पड़ेगा। चलो, एक्सप्लेनेशन ऑन बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, करेक्ट। इंसिडेंट फोटोन collide
with electron of metal and transfer their energy completely to electron. ठीक है, पार्टिकल थ्योरी क्या होती है वो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं. ओके, तो पार्टिकल्स फोटोन है, वो फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर दी. इफ एनर्जी इज सफिशिएंट then electron is emitted if energy is sufficient then electron is emitted. Greater the energy of photon, greater is energy of emitted electron. करेक्ट. इससे दोनों चीजें एक्सप्लेन हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि कोलिजन है तो प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस. राइट. सेकेंड, जो ओवरऑल कंक्लूजन थे उसमें से दो कंक्लूजन क्लियर. कौन कौन से? डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ठीक है. इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी means greater number of photons are colliding with electrons and hence more electrons are emitted result in greater current. Result in greater current. Everything is explained simply. एक फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, उसकी एनर्जी सफिशिएंट हो गई तो बाहर आ जाएगा, नहीं हुई तो नहीं आएगा. ठीक है, कितनी एनर्जी से बाहर आएगा, जितनी एनर्जी फोटोन उसको ज़्यादा देगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा एनर्जी से बाहर आएगा. राइट. क्योंकि कोलिजन है तो जो होगा इंस्टेंटेनियस होगा. राइट. ठीक है. इंटेंसिटी मतलब जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतने फोटोन्स ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स. तो जितनी फोटोन्स ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी करंट ज़्यादा. ठीक है. इजंट इट सिंपल. ठीक है. चलो, now failure of wave theory. Failure of wave theory to explain photoelectric effect. वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई. ठीक है. अब मैं ये लिखवा नहीं रहा, ये एज इट इज जैसे नोट्स में है वैसे ही छाप लेना. ओके, मैं वैसे ही बता रहा हूं. वेव थ्योरी के हिसाब से वेव फ्रंट गिरा, वेव फ्रंट एनर्जी कहाँ है, वेव फ्रंट पे. वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ,
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरी सरफेस पे, क्योंकि वेव फ्रंट पे होती है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी सरफेस पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सब इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिली धीरे, ठीक है, वो एनर्जी गेन करेंगे एंड एनर्जी इंसिडेंस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि लाइट कंटिन्यूअस आ रही है, तो कंटिन्यूअस एनर्जी गिरती जा रही है, वो कंटिन्यूअस एनर्जी गेन करते जा रहे हैं, और जब उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो गई तो वो बाहर आ गए। दैट सिंपल प्रोसेस बाय वेव थ्योरी। अब इसमें क्या क्या एक्सप्लेन नहीं हो रहा? वन, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। द वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस, व्हाई द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसके हिसाब से तो इट विल बी टाइम टेकिंग, ठीक है, इट विल बी टाइम टेकिंग। हम कहें इंटेंसिटी ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, वहाँ तो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं करता ना इंस्टेंटेनियस होना, ठीक है, दैट्स जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा एनर्जी से बाहर आएंगे। सो दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इंटेंसिटी, दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती उस पर। अनदर थिंग, अब इंटेंसिटी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो इट शुड कम आउट whatsoever the frequency may be, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो आना चाहिए। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हो गया, इतना कम है, ठीक है, इतना ही तो चाहिए। अब इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करती है, वो तो एक्सप्लेन कर ही देगी, क्योंकि उसका सारा प्रोसेस इंटेंसिटी से है वेव थ्योरी का, ठीक है। तो क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? वाई द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, सेकेंड, वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। एग्जैक्टली नोट्स में है, वहां से नोट कर लेना, ठीक है। नाउ आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी कहा जाता है। आइंस्टीन को उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इसके लिए मिला था, और ये एक इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट इतनी एनर्जी चाहिए थी, इतनी दी, इतनी बच गई, राइट। इसको वर्ड्स में आप लिख लोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। सिंबल्स में एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, 5 वर्क फंक्शन, राइट, 5 इज वर्क फंक्शन। as phi is equal to h nu naught and k maximum is equal to e v naught, ठीक है। ये कहां से आया? अंडरस्टूड है। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर। और मिनिमम एनर्जी कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुई? न्यू नॉट। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? एच न्यू नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उसकी एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी नेगेटिव एनर्जी दे दो, तभी जीरो होगी ना। जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी नेगेटिव एनर्जी दे दो। और एनर्जी थ्रू पोटेंशियल क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई।
और पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। तो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये नेगेटिव में होती है, ये पॉजिटिव में होती है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की? 0। और जब 0 हो गई तो रुक गया, राइट? समझ गए? तो ये ऑब्वियस टर्म्स है, राइट? तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, के मैक्सिमम, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं सो दैट तुम्हें क्वेश्चन करते हुए इसमें से अपनी पसंद की चूज कर लो। ऑल्दो गूगल पे वो देंगे जो भी होगी, बट फिर भी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, इफ यू नो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन यू कैन राइट के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज व्हाट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू एमिट इलेक्ट्रॉन, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ टू एमिट इलेक्ट्रॉन, यानी उससे ज्यादा हुई वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, ठीक है। फिर इन सब में के मैक्सिमम को EV नॉट से रिप्लेस कर दो, ठीक है, देन इट विल बिकम EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, EV नॉट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। दिस इज द ओनली फॉर्मूलाज इन द चैप्टर, सो ऑल न्यूमेरिकल्स मस्ट बी बेस्ड ऑन दैट। अदर देन दैट, जो मैंने इंटेंसिटी के लिए बताया था, इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड, और एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू नॉट। तो ये फॉर्मूलाज है, इनसे सारे क्वेश्चन होंगे, ओके। होप सो तुम लोग कर लोगे ना? गुड, राइट। छापो जल्दी। थोड़ा सा और है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करके आना, थोड़ा सा है, 4-5 लाइनें, नथिंग मोर देन दैट। तू तो पैर से कर रहे जैसे पौवा लगा के बैठा हो। नहीं, बस हो गया, और नहीं चाहिए। डन भाई, तूने वो लिखना शुरू कर दिया, मैं सोचा तू ये लिख रही है। नाउ ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, बस टॉपिक लिख लो। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, नाउ वी हैव प्रूव्ड photoelectric effect can be explained only by the particle theory, and पिछले चैप्टर में हमने प्रूव किया था इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द वेव थ्योरी। सो इट इज एक्सेप्टेड दैट लाइट हैज या रेडिएशन हैव ड्वेल नेचर, करेक्ट। तो रेडिएशन की ड्वेल नेचर है, दैट्स वेल एक्सेप्टेड, करेक्ट, ठीक है। कुछ पूछने? नहीं। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, देखा, हमको ये चाहिए था, इतना घूम घूम के यहां पहुंचे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स एन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स बस हमने बोल दिया तुम मान लो। हाइपोथेसिस मतलब सिंपल मीनिंग है ना, हमने बोल दिया तुम मान लो, और मानना पड़ेगा, ठीक है, राइट। यूनिवर्स कंसिस्ट रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर ओनली, इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं। एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड इधर द मैटर और द रेडिएशन, ठीक है। As nature is symmetrical,
as nature is symmetrical. So matter must have dual nature. Right? ये है क्या? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. करेक्ट? मैटर वेव is the wave associated with matter. जो रेडिएशन से एसोसिएटेड है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, रेडिएशन से एसोसिएटेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मैटर से जो एसोसिएटेड है दैट्स ए मैटर वेव. और ये अलग वेव है, ये ना मैकेनिकल वेव है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेव है, थर्ड टाइप ऑफ वेव. राइट? सो मैटर वेव इज द वेव एसोसिएटेड विद मैटर. राइट? एंड लास्ट फॉर द डे. हैप्पी? इसको तुम कैसे बोलते हो? डी ब्रॉय बोलते हैं, है ना. वैसे हम नहीं बोल सकते डी ब्रॉय, क्योंकि हमें तो कहीं से ब्रॉय दिखता ही नहीं है. ये हमारे हिसाब से बॉय में आर जोड़ दो तो ब्रॉय हो गया. ठीक है, ये तो ब्रॉगली हो गया, बट इसको डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन देखो तो ब्रॉय बोलते हैं. ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ. वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, यानी जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h by p. एंड दिस इज अगेन हाइपोथेसिस है. ठीक है, ये पूरा डी ब्रॉय का है, सब कुछ मैटर रिलेटेड. तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज लैम्डा इज इक्वल टू h by p. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p is momentum. ठीक है, ये सिंपल सा एक और फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले से तुमसे क्वेश्चन होंगे नहीं. वाई? क्योंकि तुम इसके बियॉन्ड सोचोगे नहीं. ठीक है, सो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं और एक से बनते हैं. मैं एक साथ सीक्वेंस में लिख रहा हूं, तुम्हें जो चाहिए होगा यूज कर लेना. ठीक है, h अपॉन एम वी, ये कैसे आया? हाँ, गुड. h अपॉन √2m k इज इक्वल टू h अपॉन √2m/v. ठीक है, K is what? Kinetic energy of particle. Q is charge on particle. V is potential difference. अब ये फॉर्मूले कैसे कैसे आते हैं? बेसिकली ये एक से ही डिराइव्ड है. राइट? देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी है K, तो एक हमने रिलेशन पढ़ा था बचपन में, K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो इससे P कितना आ गया? √2mk. ठीक है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल है, वो पोटेंशियल, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? QV. तो काइनेटिक एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो देन इट विल बिकम QV इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो P इज इक्वल टू कितना हो गया? √2m QV. तो ये सब सेम फॉर्मूले हैं. इट्स नॉट कि हमने कुछ डिफरेंट फॉर्मूलों को जबरदस्ती इक्वल कर दिया. ठीक है, राइट?
अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एच एम क्यू, ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन है तो एच एम क्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। फॉर एन एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, अरे तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए ही बता रहा हूं मैं। थ्रू पोटेंशियल V, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम। ये सब कैलकुलेट करके 12.27 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक है, तो तुमको सीधे फॉर्मूले में वोल्टेज डालना है एंड अकॉर्डिंगली वेवलेंथ अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, कल तो